हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने गॉस लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया था और एक्सप्रेशन हमारा आया था। ये पूरा हमने इस तरीके से माना था, गाउसियन सरफेस वगैरह है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी ने अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, और ये हमारा ये आ गया था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको। गाउसियन सरफेस में देख लो, हमने जो इनफाइनाइट लेंथ का था उसको हमने एक एल लेंथ के वायर में मान लिया और उस एल लेंथ की लंबाई जितनी है उतनी ही लेंथ का हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मान लिया, जो कि एक क्लोज सरफेस है, क्योंकि गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है, तो वो हमने कंसीडर कर लिया। राइट, इसमें तीन सरफेसेस हैं, दो तो है सर्कुलर सरफेस और एक है कर्वी सरफेस। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो टोटल चार्ज इस पूरे, क्योंकि हमें भाई फाई निकालना है, गाउसियन सरफेस से हमें क्या निकालना है, फाई। फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू होता है टोटल चार्ज एनक्लोज इन दी गाउसियन सरफेस। तो इसमें टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है मैंने बता दिया था, क्यू। तो समेशन ऑफ क्यू है क्यू। ठीक है, तो जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, वो कैसे निकलेगी, क्यू अपॉन एल होती है, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल हो गई। ठीक है, तो वायर क्योंकि हमारा लीनियर है इसलिए हमने लाइन चार्ज डेंसिटी। अभी हम अगला पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे यूज होगी, तो वहाँ पे हम लाइन की जगह पर एक सरफेस कंसीडर करेंगे, तो वहाँ लैम्डा की जगह पर सिग्मा कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लैम्डा है। फिर हमें क्या यूज करना था, गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन Q क्या है, टोटल चार्ज Q दैट इज एनक्लोज इन दिस गाउसियन सरफेस। ठीक है, वो Q है, Q की जगह पर मैंने लैम्डा एल रख दिया। ठीक है, अब ये जो फाई है दैट इज द नेट फ्लक्स, और नेट फ्लक्स किस किस में से पास होगा, सर्कुलर सरफेस में से, इस कर्वी सरफेस में से और इस सर्कुलर सरफेस में से, जिनको मैंने नाम दे रखा है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। इन तीनों से जो पास होगा दैट विल बी नेट या टोटल फ्लक्स, और वो कितना होगा, 5। तो 5 को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ लिया, एक तो पहली सरफेस से पास होने वाला, एक दूसरी सरफेस से पास होने वाला और एक तीसरी सरफेस से पास होने वाला। राइट, और ये कितना होगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3 को ही मैंने, RHS तो वही है, LHS को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, फिर मुझे जरूरत पड़ती है एंगल की, यानी कि एंगल थीटा किस किस के बीच का है, E और DS के बीच का। DS मतलब जो भी आप एलिमेंटल सरफेस कंसिडर करोगे, सरफेस का एक एलिमेंटल सरफेस DS1 ले लिया, कर्वी का ले लिया एक DS2 और इसका ले लिया हमने एक DS3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनके बीच का एंगल देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आया था हमारा, वो उसकी डायरेक्शन तो यही थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी थे पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में थी। तो इसी डायरेक्शन में फील्ड है, इसी डायरेक्शन में इसका सरफेस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली हो गई। सरफेस तो ऐसे है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे E और DS2 के बीच का एंगल है 0 डिग्री। यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है ऐसे पूरा एक गोला बना हुआ है, उसकी सरफेस की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ये इसकी नीचे की तरफ होगी, तो इन दोनों केसेस में है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पे सारा। रखने के बाद हमने यहाँ पे बता भी दिया था तीनों एंगल किस किस तरीके से है। फिर ये हमारे पास क्या आया था, क्योंकि ये दोनों एंगल तो क्या है, फर्स्ट और थर्ड की वजह से तो क्या है, 0, तो ये तो 0 हो गए, 90 डिग्री है, दोनों 0 हो गए, तो केवल कौन सा बचा, बीच वाला, यानी कि सेकंड सरफेस का ही बचेगा। फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, 0। तो आप हमें बता देना, सिंस EDS1 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और EDS3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ बता देना, E इज परपेंडिकुलर टू DS1 और E इज परपेंडिकुलर टू DS3। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस निकालना है हमें और ये होता है सिलेंडर के लिए 2πRL, क्योंकि R उसकी रेडियस है। रेडियस किसकी है, R बाई रेडियस किसकी है, रेडियस है इसकी, जो सर्कुलर सरफेस है इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, और ये इसकी लेंथ है कितनी, स्मॉल l। समझ में आ गई, इससे बन जाता है इसका कर्वी लीनियर सरफेस 2πRL। तो ये आपका जो कर्वी लीनियर सरफेस है, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस होगी सिलेंडर की, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2πRL। रख दिया हमने, फॉर्मूला निकाल लिया। समझ में आ गई। अब इसमें दो ग्राफ हैं आपके, वो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, R के तो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन लैम्डा के क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसे बनेंगे, इसका तो बनेगा R के रिस्पेक्ट में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला बनेगा, और लैम्डा के लिए बनाएंगे तो प्रोपोर्शनल का बनेगा। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड अ एक्सप्रेशन फॉर दी लाइन चार्ज डेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ एंड कर्व्ड एंड प्लॉट अ कर्व बिटवीन E और R, यानी कि या तो आपसे वो E और R के बीच में ग्राफ पूछेगा या E और लैम्डा के बीच में पूछेगा, और अगर नहीं भी पूछता है तो ये डेरिवेशन कंप्लीट करके फटाफट से दो ग्राफ बना दो, उसमें कोई बहुत देर नहीं लगती है। ठीक है,
तो फटाफट से देख लें आप क्या कहना चाह रहा है वो। ग्राफ देखें आप, टॉपिक पूरा हो गया है हमारा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, नंबर डाल दो यहाँ पे। अब तक कितनी डाल दी थी हमने, नंबर 3 तक डाली हुई है ना, 1 2 3 3 तक डाली हुई है। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, और तो किसी को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, इसी को नंबर 4 डाल दो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड E is inversely proportional to small r, but proportional to lambda. That is, E is inversely proportional to 1 upon r and E is proportional to lambda. तो कर्व कैसे बनेंगे, मैं 2 कर्व बना रही हूँ। एक कर्व है बिटवीन E एंड R और एक कर्व है बिटवीन E एंड लैम्डा। बात समझ में आ गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ फिक्स होता है हमेशा। जब भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ पूछे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसी तरीके का आता है। इनवर्सली से मतलब ना तो ये इस एक्सिस को कहीं पे टच करेगा और ना ही इस वाले एक्सिस को कहीं टच करेगा, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनल का आता है वो तो पता है आपको, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो ये तो लैम्डा के जो प्रोपोर्शनल है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए इसका कर्वी शेप का आता है। एक एक्सपोनेंशियल का और होता है, मैंने क्लास में बताया था, वो वाई एक्सिस को टच करता है लेकिन वो एक्स को टच नहीं करता। समझ में आ गया। ये है e की पावर -x का ग्राफ, ठीक है। तो e की पावर एक्सपोनेंशियल का पूछता है तो वो फिर इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलली जाता है, इनफाइनाइट पे टच करता है, बट y को वो क्या करता है, टच करता है। समझ में आ गई। इनफाइनाइट पे टच करता है इसका मतलब टच ही नहीं करता, क्योंकि इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल, तो 2 ग्राफ बन गए आपके, तो टॉपिक पूरा है आपका। समझ में आ गई। तो वो रिलेशन पूछ सकता है। अच्छा, वो क्वेश्चन को घुमा कैसे सकता है, वो ये पूछ सकता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियस ऑफ स्मॉल r, केवल इतना दे देगा वो, ठीक है, फॉर यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है वहाँ पे कि वो वायर के लिए पूछ रहा है, कि इनफाइनाइट चार्ज के लिए। हालांकि वो मेंशन कर देगा आपको, ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है कहीं पे, ठीक है, बट वो कितना मैक्सिमम घुमा सकता है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ई जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपको सारा एक्सप्रेशन यहाँ तक फाइंड आउट करना है, फिर ग्राफ वगैरह प्लॉट करनी है। समझ में आ गई। क्वेश्चन देख लीजिए इस पे बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, यानी कि ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, मतलब लैम्डा आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज इन एयर। क्वेश्चन है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस है ओ से, ये आर डिस्टेंस होती है, ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इस वायर के लिए लैम्डा गिवन है आपको 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, यानी कि इसके 1 मीटर में कितना चार्ज फैला हुआ है, 2 माइक्रोकूलम। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर लेंथ, है ना। लैम्डा क्या होती है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब 1 मीटर में 2 माइक्रोकूलम का चार्ज फैला हुआ है। समझ में आ गई बात आपको। तो लैम्डा दिया हुआ है आपको, आर दे रखा है आपको, आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लो इसको मीटर में, कन्वर्ट कर लो, 10 की घात -2 मीटर, और ये लैम्डा को कूलम में कन्वर्ट कर लो, 2 × 10 की घात -6 कूलम पर मीटर, क्योंकि आपसे बोल रखा है मैंने क्वेश्चन को या तो सीजीएस में करो या एमकेएस में, यानी कि या तो मीटर कूलम उसमें करो, है ना आपके, या फिर सीजीएस में करो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में करो, या मीटर किलोग्राम सेकंड में करो। तो सलाह यही है, ज़्यादा अच्छा रहता है एमकेएस में करना। तो जितनी भी यूनिट आपको दे रखी है सीजीएस में, तो उनको सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले इस चीज़ का खास ध्यान रखा करो आप।
अब देखो आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी, ई इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, अब आप ये देखो कि अच्छा डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैंने वेक्टर कुछ नहीं लगाया। लैम्डा आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, आर आपको पता है, 2 पाई की वैल्यू भी पता है आपको, तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे रखोगे, कैलकुलेट कर लेना। ये कितना आएगा, 2 गुणा 10⁻⁶, लैम्डा की वैल्यू रख दी 2 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10⁻²। जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है आपके पास 1.8 इंटू 10⁵। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको F बराबर क्यू ई होता है, या E बराबर F अपॉन क्यू। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे पढ़ा है हमें पता है कि इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बस आप तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपके पास लैम्डा दे रखा था, आर दे रखा था, आपको क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया कि एक लाइन चार्ज है आपके पास, इतना फैला हुआ है उसके ऊपर चार्ज, तो आपको समझ में आ जाएगा लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, उसका एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से ध्यान से, और जो जो चीज़ें दी गई है उनको फटाफट लिख लिया करो कॉपी पे, ताकि समझ में आ जाएगा आपको कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा। नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियस, है ना, इलेक्ट्रॉन की रेडियस आपको दे रखी है, और कितनी दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यानी कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी लेंथ है इनफाइनाइट, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस पूरे वायर के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, कहीं भी दिखा दो, बीच में दिखा दो, चाहे इसको ऊपर दिखा दो, नीचे दिखा दो, बस वो वायर के चारों तरफ घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार कक्षा में या सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस नहीं है भाई, ये है आपकी जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है। समझ में आ गई? क्वेश्चन वापस से पिट करियो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियस 0.1 मीटर रिवॉल्व्स अराउंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। आगे देखिए, इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, आपको दे रखी है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, तो आपको क्या दे रखा है आर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितनी गिवन है आपको, गिवन है 0.1 मीटर। लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा कितना दे रखा है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, है ना। कूलम मीटर इनवर्स दे रखा होता है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर 10⁻⁻6 कूलम मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख देता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा है आपसे, देन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आपको क्या क्या दे रखा है ME, आपको ये भी दे रखा है ना, ये सारी चीजें आपको गिवन है। ME यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये याद होना चाहिए, वैसे आपको दे ना दे उसका कोई पता नहीं है एग्जामिनर का। 9.1 × 10⁻31, और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये दो वैल्यूज आपको और दे रखी हैं, ये तो क्वेश्चन के रिलेटेड है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये तो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक इनफाइनाइट वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है 0.1 मीटर। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब ये जो लाइन चार्ज है उसके लिए लैम्डा दे रखा है आपको, इसमें 10⁻⁻6 कूलम चार्ज 1 मीटर में फैला हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी। अब भाई सुनो, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो उसको घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, आपको याद होगा।
ठीक है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहीं ना कहीं से उसको मिलता है घूमने के लिए। किसी सर्कुलर जो है उसके अराउंड घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। तो उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको यहाँ इस कंडीशन में कहाँ से मिलेगा, इस कंडीशन में उसको मिलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ circular path, therefore necessary centripetal force is given by electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, F बराबर QE। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, आपको याद होगा। और ये कहाँ से मिलेगा उसको, ये मिलेगा उसको कहाँ से मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स से, है ना। यानी कि ये QE के इक्वल होगा। E क्या है, E है आपके पास इस लाइन चार्ज जो आपने दिखा रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, V। सारी चीज़ें पता है, Q पता है, लैम्डा पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, R पता है, M पता है, ये भी पता है। R से R तो अलग ही कट जाएगा। तो V स्क्वायर कितना आएगा आपके पास आएगा लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट M। तो V कितना आएगा आपके पास, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट M का अंडर रूट, या इसकी पावर 1/2। तो आपसे ये सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है वो, कि सिद्ध करो कि V इज ये होगा इस पूरी कंडीशन के लिए। समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे लैम्डा रखना, Q रखना, ये सारी वैल्यू रखना और मेरे को बताना कितना आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा होगा। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया एप्लीकेशन शुरू करेंगे गॉस लॉ का, ठीक है। ओके, थैंक यू।